हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर सेट्स करने वाले हैं और ये चैप्टर हम डिटेल में करने वाले हैं। सेट्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करेंगे चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में, ज्योमेट्री में, सीक्वेंसेस में, प्रोबेबिलिटी में। तो ये चैप्टर जो है ये बेस की तरह काम करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया है 1 2 3 4। ये जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं 1 2 3 4, ये एक हमारा सेट बन गया और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स, जो भी मेंबर्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने सेट के अंदर लिए हैं ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और इस कलेक्शन को, वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट का नाम दे देते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में एक्स, वाई और राम लिया है, तो ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक सेट हुआ, ठीक है। इसके बाद जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। जो भी ये 1 2 3 4 एक्स वाई राम लिया है, ये इसके एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट। इसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेट डज नॉट मैटर। मतलब कि इस सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं उनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। चाहे 1 2 3 लिख लो, चाहे 1 3 2 लिख लो, ये दोनों सेट्स जो होंगे वो सेम होंगे। आगे जो सेट्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। कैपिटल लेटर्स कोई भी लेटर ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई एट्सेट्रा, कुछ भी लेटर्स ले सकते हैं हम। और जो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एट्सेट्रा, कुछ भी। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। जनरली जो है वो एलिमेंट्स को रिपीट हम नहीं करते। जैसे एक सेट में लेती हूँ 1 2 3, एक सेट मैंने ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट मैंने ले लिया 1 2 2 3। तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो सेम सेट हैं, क्योंकि इसमें क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो हम क्या करेंगे 1 2 2 3 लिखने की बजाय इस सेट को 1 2 3 ले लेंगे। क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, इसलिए ये सेकंड सेट लेने की बजाय हम इसको 1 2 3 लिखेंगे, राइट। तो ये हो गई सेट की डेफिनेशन और इसके बारे में हमने देख लिया कि सेट्स को कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं करती है, और जो ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है लेटर्स का, वो मैटर नहीं करता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल सेट का ले लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इसमें ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 में क्या क्या आएगा 1 3 5 7 9। तो अगर ये सेट मैं बनाऊं ऑड नंबर्स का लेस देन 10, या आप बनाओ, तो उसमें यही एलिमेंट्स आएंगे, राइट। और तभी इसको एक सेट बोला जाता है। अदरवाइज अगर मैं ये बोलूं कि ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, तो ये एक सेट नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, मेरे लिए कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, तो एक कलेक्शन नहीं बनी, एक सेट नहीं बना। अब एक एग्जाम्पल है द वोबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोबल्स जो हैं वो आपके लिए भी सेम हैं और मेरे लिए भी सेम रहेंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये जो सेट बना, ये ऐसा सेट है
जो मेरे लिए भी सेम है और आपके लिए भी सेम है। यह सेट की डेफिनेशन डिफाइन करती है, तभी उन एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम जनरली 3 टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जैसे ये एग्जांपल है सेट ए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5। ये आ गई इसकी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड रिप्रेजेंटेशन होती है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। तो ये जो सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये या तो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो इसका नाम प्रॉपर्टी फॉर्म बना है, या एक इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक सेट बिल्ड करेंगे, इसलिए इसका नाम सेट बिल्डर फॉर्म बना है। जैसे इस सेट में क्या दिया गया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से लेके 5 तक, और एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो इससे मैं रोस्टर फॉर्म में इस सेट को लिखूंगी, तो कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5। ये बन गया हमारा सेट रोस्टर फॉर्म में। ओके, रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और थर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब विजुअली हम उस सेट को रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे एक और सेट ले लेते हैं, मान लिया ये सेट लिया और इसमें एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4। तो ये हो गई इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को हम 3 टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, और थर्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, अगर एलिमेंट्स किसी सेट के फाइनाइट होंगे तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोल देंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट होंगे तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। इसके बाद कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट्स। कार्डिनल नंबर जो है सिर्फ फाइनाइट सेट्स के लिए ही डिफाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्डिनल नंबर होता क्या है, कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम किसके काउंट कर पाएंगे, सिर्फ फाइनाइट सेट्स के। इनफाइनाइट सेट्स में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इनफाइनाइट है, तो उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो कार्डिनल नंबर है वो फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन होता है। कार्डिनल नंबर को हम ऑर्डर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट बोल लो या ऑर्डर ऑफ अ सेट बोल लो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 x y। तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा या ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 5। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो n ऑफ a लिख दो या o ऑफ a लिख दो, या a के साइड में 2 वर्टिकल लाइंस लगा दो, तो वो बन जाता है कार्डिनल नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट a लिया है 1 2 और b लिया है 3 4। इसमें कार्डिनल नंबर तो दोनों सेट्स का सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, बट हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। ओके, दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, क्योंकि a में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 हैं और b में जो एलिमेंट्स हैं वो 3 4 हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सेकंड हम लेते हैं नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। ये कौन सा सेट होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट।
एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम नल सेट बोल देते हैं, या वॉइड सेट बोल देते हैं, या एम्प्टी सेट बोल देते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो या फिर 5 लगा दो, तो ये बन गया हमारा नल सेट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होता है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए में है W, सेट B में है 1 और सेट C में है 5। अब इस 5 में और इस 5 में डिफरेंस है। अगर इस 5 के बाहर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा, और अगर विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे तो ये नल सेट होगा, राइट। इसमें डिफरेंस याद रखना। इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स की बात करते हैं तो हमने सेट लिया है A जिसमें है 1 2 और B जिसमें है 1 2, तो ये सेट देखने से ही इक्वल लग रहे हैं, तो ये सेट हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों एलिमेंट्स सेम हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम, रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए सेम, तो उस सेट को हम बोल देंगे इक्वल सेट। और अगर इक्विवेलेंट सेट्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए में हमने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 और बी में हमने लिए हैं x y, तो ये सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, क्योंकि कार्डिनल नंबर जो है वो दोनों का सेम है। तो हम क्या नोट कर सकते हैं यहाँ से कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट कन्वर्सली। ओके, मतलब सारे इक्वल सेट्स जो होंगे वो इक्विवेलेंट सेट्स हो सकते हैं, बट जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, जिसमें सारे ही एलिमेंट्स जो होंगे वो कंटेन होंगे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसके बाद सबसेट। सबसेट, इफ अब एवरी एलिमेंट इन A इज एन एलिमेंट इन B, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, ये सिंबल होता है सबसेट का। इफ एवरी एलिमेंट इन A इज एन एलिमेंट इन B, मतलब जो एलिमेंट A में है वो B में होना ही चाहिए, तब उस सेट को हम सबसेट बोलेंगे। तो इसी तरह से अगर A B का सबसेट हुआ तो दिस इम्प्लाइज B इज अ सुपर सेट ऑफ A। सबसेट भी इसी में डिफाइन हो गया और सुपर सेट भी इसी में डिफाइन हो गया। अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो हम बोल सकते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, नोट में देखते हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, क्योंकि उस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो ऑब्वियस है उसके सबसेट में भी होंगे। नेक्स्ट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जो 5 होता है वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है। थर्ड पॉइंट, इफ A इज अ सेट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। अगर A कोई सेट है तो उसके जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 to the raised to power of number of elements in A। फॉर एग्जाम्पल, अगर A सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है 1 2, तो उसका जो सबसेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें होंगे 2 raised to power 2 which is equals to 4 सबसेट्स। समझ में आया? अगर एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके कितने सबसेट्स होंगे। ये क्वेश्चन
पूछा भी जाता है। जब हम PYQs करेंगे तब डिटेल में मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी, और फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। ये अगर हमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछा जाए तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में 1 माइनस कर देंगे हम इससे। ओके, 2⁻NA-1, तो ये बन जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला। तो ये जो नोट में पॉइंट दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमें माइंड में रखने हैं। इनसे ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट कहता है फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और थर्ड पॉइंट कहता है इफ ए इज अ सेट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए and number of proper subsets is equals to 2⁻NA-1। इसके बाद हम पावर सेट की बात कर लेते हैं। पावर सेट होता है अ सेट विच इज मेड अप ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। अगर कोई सेट ए है, उसके सबसेट्स हमने लिख लिए और उसका एक सेट बना दिया तो वो हो जाता है हमारा पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए में कितने हो जाएंगे, जितने उसके सबसेट्स होंगे, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है पावर सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक एडिशन और यूनियन ऑफ टू सेट्स, एक इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, एक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये जो ऑपरेशंस हैं सेट्स पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए इनको देख लेते हैं एक बार कि कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कैसे यूनियन लेते हैं, कैसे इंटरसेक्शन, कैसे डिफरेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में हमें, अब हमने यूनिवर्सल सेट की बात की थी तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5। इसके बाहर हमें कहीं भी नहीं जाना है। यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, बस इतना ही सेट है, इसके बाहर हम नहीं सोचेंगे। तो 1 2 3 4 5 हमारा यूनिवर्सल सेट है और हमें एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो एलिमेंट्स ए में नहीं होंगे। तो ए में कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं, ए में तो 1 3 4 हैं और 2 और 5 नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो ए के ऊपर सी लिख दो, या ए के ऊपर डैश लगा दो, या नोट ए लिख दो, या ए के ऊपर बार लगा दो, या नेगेशन ए लिख दो। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को। विजुअली भी देख लेते हैं, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ा है कि एक सेट को समझने के लिए हम विजुअली भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे आ गए यू में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, और हमें गिवन था कि ए में सिर्फ 1 3 4 ही आते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से बच गए, 2 और 5। ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो नोट की फॉर्म में मैंने लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बनेगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू। तो अगर हमने ये पढ़ी होंगी तो जल्दी से 1 मार्क का क्वेश्चन, हाफ मार्क का क्वेश्चन आएगा तो टिक करके आगे निकल लेंगे, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसी में मेहनत करते रहेंगे और टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो फिर से ए सेट बनता है। 5 का कॉम्प्लीमेंट लें तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो 5 बन जाता है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट में करें तो हम क्या पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, और अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो 5 मिल जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नेक्स्ट करते हैं एडिशन, और इसको बोल देते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर टू सेट्स हमें गिवन है, फर्स्ट सेट है ए और सेकंड सेट है बी, तो इसकी यूनियन लेनी है। यूनियन का मतलब ऑल से हम इसको याद रखेंगे। जब भी यूनियन आएगा तो हम करेंगे ऑल का मतलब है जो ए में भी होगा बी में भी होगा कंबाइन कर दो, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 2 टाइम्स लिखने की 3 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए सेट में थे एलिमेंट्स 1 2 W और बी सेट में थे अल्फ़ा बीटा W, तो ए यूनियन बी में ऑल मतलब जो ए में भी बी में भी 1 2 अल्फ़ा बीटा W को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आ गया ए यूनियन बी, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं ए यूनियन बी, ए प्लस बी, ए और बी, आइदर ए और बी। ये सिंबल्स हमें जनरली देखने को मिल सकते हैं, या तो ए यूनियन बी दे दिया होगा, या ए प्लस बी दे दिया होगा, या ए और बी दे दिया होगा, या आइदर ए और बी दे दिया होगा। विजुअली भी रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। ए सेट में थे 1 2 ओमेगा, बी में थे अल्फ़ा बीटा ओमेगा या W, और जैसे ही हमने यूनियन लिया तो ये बन गया हमारा यूनियन वाला पार्ट। यूनियन में आ गया ऑल मतलब सारा ही ले लिया हमने, सारा ही ले लिया, राइट। तो ये हो गया एडिशन और यूनियन ऑफ टू सेट्स। और ये जो साइड में लिखी हैं ये हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, यूनियन की, एडिशन की, सेट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं प्रॉपर्टीज़, ये डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, तो ये भी याद रखनी है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए करेंगे तो वो ए ही आएगा। देख सकते हैं हम ये करके, ए में कुछ एलिमेंट्स ले लिए, बी में कुछ एलिमेंट्स ले लिए और उनका यूनियन लिया, तो बी यूनियन ए के इक्वल आता है या नहीं आता है, ए यूनियन ए किया तो ए के इक्वल आता है या नहीं आता है। ये सारे चीज़ें हम प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हैं ये प्रूफ, ओके। तो ये चीज़ें याद रखनी है। थर्ड है ए यूनियन बी यूनियन सी करो, या ए यूनियन बी लेके उसका यूनियन सी के साथ कर दो, तो ये है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन फाई जो है वो ए के इक्वल हो जाएगा। और ये वाली भी लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में। ये जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन कि सेम क्वेश्चन बन के आया था और किस तरह से फ्रेम हुआ था क्वेश्चन, और अगर हमें आता था तो हमने सिर्फ टिक करना था और आगे चलना था, वरना हमें सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन पे। अगर ए सबसेट है बी का तो उनका यूनियन लेने पे क्या होगा, इंटरसेक्शन लेने पे क्या होगा, डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, तो ये सोचना पड़ता है थोड़ा। लेकिन अगर पढ़ा होगा तो फिर जल्दी से टिक करेंगे और आगे निकलेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शंस की जब भी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉमन, दो सेट्स में जो भी चीज़ कॉमन आएगी वो हम उसके इंटरसेक्शन में ले लेंगे। यूनियन के लिए हमने क्या किया, ऑल, और इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन। तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं ए में एलिमेंट्स ए बी सी, बी में डी बी सी, और जब हम इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो आता है बी सी, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ बी और सी। उसी तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं, ए में एलिमेंट्स थे ए बी सी, बी में एलिमेंट्स थे डी बी सी, और हमें इंटरसेक्शन लेनी है तो हमने सिर्फ ये कॉमन वाला पार्ट लिया।
यूनियन की तरह इंटरसेक्शन की भी जो ये प्रॉपर्टीज साइड में लिखी हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको भी देख लेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो या पहले ए इंटरसेक्शन बी करके उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करो तो वो इक्वल आएगा। नेक्स्ट, ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करो तो वो ए के इक्वल आएगा। ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ करो तो वो फाई के इक्वल आएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी फिर से इम्पॉर्टेंट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, दो सेट्स हमने ले लिए ए सेट और बी सेट। डिफरेंस करेंगे जब ए माइनस बी करेंगे तो जो बी में एलिमेंट्स होंगे वो ए में से माइनस कर देंगे। जैसे ए में मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4 और बी में लिए हैं 3 4 ए बी। तो अगर हमने ए माइनस बी करना है तो ए में से जो बी में एलिमेंट है वो डिलीट कर देंगे। बी में क्या है, 3 है 4 है, डिलीट कर दिया तो क्या बचा 1 2, तो ए माइनस बी आ गया, 1 2 एलिमेंट्स हो गए इसमें। इसी तरह से अगर हम बी माइनस ए करते हैं तो ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं आता है, ये हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब क्या करना है, बी माइनस ए, तो जो एलिमेंट्स ए के बी में होंगे वो डिलीट करेंगे तो क्या डिलीट कर देंगे हम 3 और 4, तो क्या बचा ए और बी एलिमेंट्स बचे, तो ये आ गया इसमें ए और बी एलिमेंट्स। सेम इसी तरह से विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। यूनिवर्सल सेट ले लिया और उसके अंदर एक सेट ए ले लिया, उसमें जो गिवन एलिमेंट्स थे वो बना दिए, और बी ले लिया उसमें जो गिवन एलिमेंट्स थे वो बना दिए। अब इसके बाद ए माइनस बी करो तो ये लेफ्ट वाला पार्ट आ जाएगा, और अगर बी माइनस ए करोगे तो ये राइट वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ले लो और उसको ए में से माइनस कर दो तो वो ए माइनस बी के इक्वल ही आएगा। ये एग्जाम्पल लेके आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब भी वो ए माइनस बी के इक्वल आएगा। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली ए माइनस बी ना पूछ के ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी पूछ लेते हैं, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी पूछ लेते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। सेम वेज अगर बी माइनस ए की बात करें तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो सेम ही रिजल्ट देगा बी माइनस ए के इक्वल। अब इसके बाद इसकी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ देख सकते हैं, जैसे ए माइनस ए करेंगे तो वो फाई के इक्वल आ जाएगा, ए माइनस फाई करेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, ए माइनस यूनिवर्सल सेट करेंगे तो वो फाई के इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो आएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, और अगर ए माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो वो आएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में डिफरेंस है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो जनरली ए माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो ए डेल्टा बी से या ए प्लस के ऊपर ही सर्कल लगा के इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ए माइनस बी लेके और बी माइनस ए लेके उसका यूनियन कर देंगे तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने एलिमेंट्स लिए हैं ए में अल्फ़ा बीटा गामा नीटा थीटा, और बी में लिए हैं अल्फ़ा
बीटा ए बी सी। तो अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है तो क्या आएगा इसमें, सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी आ गया ये वाला पार्ट, इसके बाद बी माइनस ए निकालेंगे तो वो आ गया ये वाला पार्ट, और उसके बाद उसकी यूनियन कर देंगे। यूनियन का क्या मतलब होता है, ऑल। ऑल मतलब सबको कंबाइन करके लिख दो, तो जो भी एलिमेंट्स ए माइनस बी में आए और जो भी एलिमेंट्स बी माइनस ए में आए उसको हमने क्या किया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में लिख दिया, राइट। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला, मतलब कैसे हम करते हैं। ये दोनों भी सेम अगर हम करेंगे तो सेम हमारा रिजल्ट आएगा। इसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। ये एज इट इज़ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, और एग्जाम्पल्स के तौर पे सेट की फॉर्म में भी दे देंगे तब भी बन के आ सकता है कि ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया और बोला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ। तो हमें ये अगर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट और लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पता होगा फॉर्मूला, तो हम जल्दी से उसको निकाल सकते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ में सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बोलता है कि ए यूनियन बी लेके उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट लॉ तो ये बोलता है, और सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एंड इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो दो लॉज हैं डी मॉर्गन्स के, ये भी हमें याद होने चाहिए। इस वाले को हम बोलते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, और इस वाले को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, राइट। बस इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें सिर्फ सिंपली पता होने चाहिए, राइट। इसके बाद आगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, ये भी कर लेते हैं। फर्स्ट ये तो हम कर चुके हैं, बट चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने एक साथ लिख दी हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन ए डैश जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो फाई के इक्वल आता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट लेके हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो बनता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट बनता है वो बनता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लिया है उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो फिर से ए के इक्वल ही आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, मतलब एम्प्टी सेट फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, माइंड में रखना ये प्रॉपर्टीज़। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स जो है ये डायरेक्ट इससे एक क्वेश्चन बनता है, तो अगर हमें ये थ्योरम पता है तो जल्दी से लिख के इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, टू सेट्स के लिए अगर हमारे पास दो ही सेट्स हैं ए और बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। फोर में से अगर थ्री टर्म्स हमारे पास गिवन है तो हम फोर्थ वाली निकाल सकते हैं। इसमें एक केस हो सकता है कि इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स हैं अगर ए और बी, तो एन इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो हमारा रिजल्ट बन के ये रह जाएगा, राइट।
अब अगर इसके बाद 2 सेट्स ना होके अगर 3 सेट्स की बात की जाए, मतलब सेट्स ए और बी नहीं है, सी सेट भी गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, हमने कर लिया डिटेल में। अब इसके बाद आप देखो इसके पी वाई क्यूज़ जो है वो, अगर आप ये चैप्टर जो है ये डिटेल में जो मैंने करवाया है इसको एक बार गो थ्रू कर लोगे, इसको एक बार पढ़ लोगे, तो आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन, ये लास्ट, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बना है देखो। इसके बाद बात करते हैं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का क्वेश्चन बना है, सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद ये पावर सेट का क्वेश्चन बन गया है, इसके बाद ये सबसेट का क्वेश्चन बन गया है, ये सिंपल डिफरेंस का क्वेश्चन बन गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो जो ये मैंने पढ़ाया है अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सेट्स का कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आप इस चैप्टर को गो थ्रू कीजिए और ये क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नो डाउट मैं ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ, मैं ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगी। बट मुझे लगता है कि आप अगर ये चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे, जो भी मैंने नोट्स दिए हैं उनमें से आप ये आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और अब आगे इसी तरह से हम ये चैप्टर्स करते चले जाएंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। आज हमने सेट्स चैप्टर किया है, कल हम रिलेशंस एंड फंक्शंस करेंगे। उससे जो भी पीवाईक्यूज़ आते हैं वो मैं आपको एक साथ दे दूँगी एक पेपर में, वो आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। हमें पीवाईक्यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हम मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। हमें यहाँ वहाँ की फालतू कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है कि सारा कुछ इकट्ठा कर लिया और बाद में आउटपुट कुछ नहीं। हमें रेलेवेंट चीज़ें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो पेपर्स में आ रही हैं वही पढ़ते जाना है और क्वेश्चंस सॉल्व करते जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और उससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो चैप्टर आएगा हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।